चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। आज का यह महत्वपूर्ण श्रृंखला जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, जो सहायक शिक्षक भर्ती और सीजी टेट पेपर 1 के लिए है, जिसमें आज हम लोग पहले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई पर्यावरण में किस किस सेक्शन से, किस किस टॉपिक से, किस किस यूनिट से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें हम लोग कौन से मेथड का यूज करके वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये भी जानेंगे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल पे जो सहायक शिक्षक भर्ती या सीजी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। जब ज्ञान निर्माण होता है तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। ये आपके पर्यावरण के जो सेक्शन है यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है कि पर्यावरण यूनिट 4 के अंतर्गत कि हम अपने पर्यावरण को कैसे जाने, बच्चों को हम पर्यावरण कैसे पढ़ाएं। उसके अंतर्गत देखते हैं कि जब भी ज्ञान निर्माण होती है तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। क्या ज्ञान निर्माण के लिए अनुभव इंपॉर्टेंट है क्या। बी, अवधारणा का विकास करना। सी, अन्वेषण या सत्यापन। और डी, उपरोक्त सभी। चलिए, सभी बच्चे कमेंट सेक्शंस पे आंसर देंगे कि इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं और आपको ये बताना है कि जब भी ज्ञान निर्माण होता है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए, हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन पे देखते हैं कि भाई जब भी हमको ज्ञान निर्माण करना होगा या ज्ञान किसी भी चीज़ों के प्रति आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अनुभव इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जैसे कि मान के चलो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस काम आता है, तो अनुभव वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेकेंड, किसी भी चीज़ का अवधारणा का विकास। जी हाँ, अवधारणा का विकास, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ये भी उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाती है किसी भी ज्ञान निर्माण के लिए। जैसे कि मान के चलो हमको भाग सीखना है तो भाग सीखने के लिए हमको प्लस माइनस और गुणा आनी चाहिए। जब हमको प्लस माइनस गुणा नहीं आएगी तब तक हम उस अवधारणा को नहीं बना पाएंगे। तीसरा है अन्वेषण तथा सत्यापन। ठीक है, अन्वेषण मतलब आपके रिसर्च और वैलिडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेटर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कि जब भी ज्ञान निर्माण चाहिए तो हमको ये चारों चीज़ों की आवश्यकता होगी। ज्ञान निर्माण के लिए एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, रिसर्च और वैलिडेशन की आवश्यकता होती है। चलिए, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला दिया गया और इस खाद्य श्रृंखला को आपको देखना है और उसको बताना है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला इसको फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं घास, जो कि क्या है भाई, उत्पादक है ना। और इस घास को खाने वाला कौन है, टिड्डा। टिड्डा कौन खाएगा, मेढक। मेढक को खाएगा सांप। सांप को खाएगा बाज। क्या ये सही अरेंजमेंट है। जी हाँ, ये सही अरेंजमेंट है। अब जब ये सही अरेंजमेंट है तो इनमें से किसका उदाहरण ये आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए, परभक्षी खाद्य श्रृंखला का, या बी, परजीवी खाद्य श्रृंखला का, या सी, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं भाई, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। मुकेश गुड आफ्टरनून, मंजू गुड आफ्टरनून भाई, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, क्या ये प्रीडेटर फूड चैन है कि ये परजीवी पैरासाइटिक है ना, कि ये नॉन ऑफ द एबो, कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, सब एक दूसरे क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये खाद्य श्रृंखला ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। चलिए, तो खाद्य श्रृंखला का सबसे जो बेसिक होता है वो क्या होता है, उत्पादक। तो उत्पादक कौन है यहाँ पे, घास। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है। आपको पता है कि जब आप टीचर बनेंगे तो गतिविधि आधारित शिक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप बच्चों को एक्टिविटी के आधारित शिक्षा देंगे। और जब गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे तो कुछ उसमें विशेष चीजें होनी चाहिए। क्या ऑप्शन ए, मानसिक प्रयास। बी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। सी, चुनौती तत्व नहीं होता। या डी, प्रकृति दिलचस्प होती है। तो जब भी गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे उसमें मानसिक प्रयास तो होगा ही, बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी होनी है, चुनौती का तत्व नहीं हो गया नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। भाई चुनौती होनी चाहिए। अगर बच्चों में चैलेंजेस नहीं रहेगा तो फिर वो मजे नहीं आएगा। तो किसी भी गतिविधि में चैलेंजेस होना इंपॉर्टेंट है, चुनौती होना इंपॉर्टेंट है। तो 113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चुनौती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल
इन्वायरमेंट प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन ए अजैविक घटक नॉन बायोटिक, बी जैविक घटक बायोटिक, सी बोथ ए एंड बी, और डी क्या हो जाएगा? सोशल कंपोनेंट। तो चलिए बताइए प्राकृतिक पर्यावरण किससे मिलकर बना होता है? इसको क्लास में हमने देखा था कि भाई पर्यावरण जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना है। जितने भी चीजें जो जीव जंतु है सब क्या कहलाते हैं? जैविक घटक, और जो तापमान है, सूर्य की आर्द्रता है, मॉइस्चर है, मिट्टी क्या कहलाता है? अजैविक घटक। और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इनमें से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? ऑप्शन ए पोलियो, बी मलेरिया, सी डेंगू और डी एनीमिया। चलिए पोलियो, मलेरिया, डेंगू, एनीमिया। डेंगू जो होता है किससे होता है भाई? स्वच्छ पानी में पनपता है, लेकिन ये एडिज मच्छर से होता है। किससे होता है? एडिज मच्छर। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। और एनीमिया क्या होता है? ये रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है? एनीमिया। तो ये जो पोलियो होता है ना, ये क्या होता है? एक वायरस जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग है। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? इन्हीं में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? क्या पोलियो पोषक तत्वों कमी से होगा, कि मलेरिया होगा, कि डेंगू होगा, कि एनीमिया होगा? क्या लगता है? चलिए ये भी हिंट कर देता हूं कि ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे समझ आ गया? क्योंकि ये कोई पोषक तत्व कमी से नहीं है ना, ये तो मलेरिया और डेंगू से होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये है ना विटामिन के, ठीक है, और विभिन्न जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ये विटामिन इनकी वजह से होता है। पोलियो तो वायरस जनित रोग है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी दो मच्छर के काट से होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन मैप्स, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? जो नक्शा होता है, यहाँ पे नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ना, आपके साइड में जितने भी नक्शे हैं, अब इनको देख के आपको बताना है कि ये वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन की, त्रिविमी की बहुविमी, है ना। तो क्या ये एक विमी है? चलो बताओ 1D 2D 3D किसमें है? किसमें है? 2D में है, ठीक है। तो जितने भी नक्शा दिखाई दे रहा है वो 2D है, जबकि ये ग्लोब क्या है भाई? 3D है। अब इसको देख सकते हैं ना तीनों चारों तरफ से, है ना, तीनों डायमेंशन से देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3D। तो ग्लोब क्या होता है? 3D होता है। तो यहाँ पे 3D में याद रखना ग्लोब, जबकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? नक्शा। तो मैप जो होता है वो क्या होता है? 2D होता है, ठीक है। तो याद रखना मैप 2D है और ग्लोब क्या है? 3D है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेस सेपरेट मैप फ्रॉम पिक्चर, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? ए दृष्टिकोण, बी पैमाना, सी निरूपण का प्रकार और डी उपरोक्त सभी। चलिए देख के बताएंगे भाई कौन कौन सा है। क्या आउटलुक, स्केल या टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द एबो? इनमें से कौन सा आंसर बेटर लगता है आपको? इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट करके आंसर देंगे भाई कि कौन सा आंसर सही है, कि कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपरोक्त सभी भाई दृष्टिकोण भी है, ठीक है, देखने का नजरिया, ठीक है। अब जैसे कि कभी भी जो नक्शा होगा वो डेंटिंग पेंटिंग चित्र नहीं होगा, है ना। अब वो जो चित्र होता है वो अलग से पेंटिंग भी हो सकता है। पैमाना, एक पैमाना भी डिफरेंशिएट पैदा करता है, और निरूपण का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? एक बार और देखते हैं। राइट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलुक इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज लर्निंग? ऑप्शन ए जानकारी आधारित दृष्टिकोण, बी अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, सी कौशल आधारित दृष्टिकोण और डी मूल्य आधारित दृष्टिकोण। डी एड किए हो तो डी एड में ये चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, कि भाई पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है। मतलब आपको
सभी इंपॉर्टेंट है, चारों चारों इंपॉर्टेंट है जो सीखने की प्रक्रिया के लिए। लेकिन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में, है ना, तो कोई एक होगा, जानकारी आधारित, अवधारणा आधारित, कौशल आधारित या मूल्य आधारित। जानकारी आधारित में आप इंफॉर्मेशन जानकारी लेते हैं, ठीक है। अवधारणा में आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं किसी चीज के प्रति। कौशल आधारित मतलब चीजों को आप करके सीखते हो। और मूल्य आधारित मतलब जैसे ईमानदारी, बेईमानी, है ना, इन चीजों के बारे में क्या करते हो, सीखते हो। तो ऑप्शन नंबर सी स्किल बेस्ड आउटलुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्किल के थ्रू क्या करते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सीखने की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फ्लोरोसिस रोग का क्या कारण है। ऑप्शन ए फ्लोराइड की कमी, बी फ्लोराइड की अनुपस्थिति, सी फ्लोराइड की अधिकता और डी उपरोक्त सभी। चलो बताओ, फ्लोरोसिस रोग इसको पढ़े हो, ठीक है। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, फ्लोरोसिस रोग के क्या कारण है। फ्लोराइड की कमी है कि फ्लोराइड की अनुपस्थिति या फ्लोराइड की अधिकता या उपरोक्त सभी। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, किसकी मात्रा, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं। अलग अलग ऋतु होती हैं और ऋतु चेंज होने का कारण क्या है, कल बताया था। ऋतु चेंज होने का कारण क्या है, किस होता है, ठीक, परिक्रमण, है ना। परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु चेंज होता है। और इस ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं, पहला प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक। तो किसको, प्राकृतिक को, है ना, क्योंकि सामाजिक तो है नहीं, सोशल वाला कोई है नहीं, कोई कल्चर वाला भी नहीं है, नहीं से इकोनॉमिक, तो है क्या ये, नेचर। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको समझते हैं। ये सभी पर्यावरण के प्रकार है, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। चलो, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। ए तालाब का, बी कृषि भूमि का, सी घास का मैदान का और डी पर्णपाती वनों का। चलिए, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। क्या पर्णपाती वन बना पाएगा, क्या नहीं। घास का मैदान नहीं। क्या कृषि भूमि या तालाब हो सकता है क्या, चलो बताओ, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित हो सकता है। कृषि भूमि या तालाब, तो क्या बच गया, कृषि भूमि, क्योंकि ये पूरा तरीके से अपने ऊपर है, हमारे हाथ में है ना। चाहे तो किसान अपने कृषि भूमि कैसे नहीं, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र आप नहीं बना सकते ना, उसमें पूरा जितने भी स्पीसीज हैं, जनजाति, वो आप नहीं बना सकते हैं ना। उसके अलग अलग छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, उसके जैविक अजैविक, वो आप निर्माण नहीं कर सकते। आप सिर्फ तालाब बस बना सकते हो, लेकिन तालाब के अंदर जितनी भी प्रजातियां हैं वो नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, तो कृषि भूमि जो है पारिस्थितिक तंत्र क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बच्चे की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है। तो बच्चे की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। क्या लगता है, अधिकता दिखाई देती है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। भौतिक का दिखाई देगा ना, जो चीजें सामने में है उसका दिखाई देगा, है ना। जैसे कि मान के चलो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, चिड़िया दिखाई देते हैं, है ना, छोटे छोटे जानवर दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाएंगे। सामाजिक नहीं दिखाई देते, वो भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा। सामाजिक एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, सांस्कृतिक एक कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब दिखाई आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, तालाब दिखाई देंगे, नदी झरने दिखाई देंगे, जीव जंतु दिखाई देंगे, चिड़िया दिखाई देंगे। निम्न में से कौन सा गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। ऑप्शन ए सामग्री का उपयोग है क्या, हाँ है। बी खेल है क्या, है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और डी कोई अनुभव। क्या हो जाए, चलो बताओ कौन सा एक्टिविटी नहीं है बोल रहे हैं। तो सामग्री का उपयोग तो बिल्कुल है, खेल भी है, ठीक है। अब बताओ कोई अनुभव, क्या वो गतिविधि है या शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, क्या लगता है, सोचो थोड़ा सा, पैडागॉजी दिमाग लगाओ। हाँ, तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि बाल केंद्रीय शिक्षा के अगेंस्ट है। तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शन ये नहीं होगा, क्योंकि भाई शिक्षक प्रदर्शन थोड़ी करेगा,
प्रदर्शन कौन करेगा? बालक, क्योंकि बाकी जितने भी ये बाल केंद्रित शिक्षा है ये शिक्षक केंद्रित हो जा रहा है, तो शिक्षक जो भी प्रदर्शन करेगा वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जब कोई करेगा कुछ चीज तो बिल्कुल अनुभव मिलेगा। जैसे कि मान के चलो वो पेड़ उगा रहा है तो बिल्कुल उनको अनुभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कोई अनुभव बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये कोई गतिविधि नहीं है, शिक्षक द्वारा करेगा वो। ठीक है, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वायरमेंटल स्टडीज सिलेबस, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? ए, मूल्यों की समझ होनी चाहिए, अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी चीजें होनी चाहिए पर्यावरण के सिलेबस में, कि बच्चों को मूल्यों की समझ होनी चाहिए, अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए, और जानकारी संग्रह, और लास्ट क्या है? कौशल विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 125 नंबर का, कि रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे। वो बोलते हैं कि बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कर करके चीजों क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस रचनावाद के सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन पे, या वैज्ञानिक अध्ययन पर, कि दोनों पर, कि अनुभव पर? चलो बताओ, ये जानना चाहूंगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दोनों नहीं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या? डी। भाई रचनावाद बोलता है जब तक बच्चा करके सीखेगा नहीं तब तक वो नहीं सीख सकता। तो ये किस पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर, कि बच्चा कर करके ही सीखेगा, उससे क्या मिलेगा? उसको अनुभव मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अभी पढ़े थे 2 दिन पहले। तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में, कि 7 में, कि 8 में, कि 9? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लागू कब किया गया था? तो लागू कब किया गया था? 7। ठीक है, कोई डेट बता सकता है क्या? कब किया गया? बताओ, कोई एसएसटी वाले हैं? बताओ, सोचो थोड़ा से। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 6 को शारदा एक्ट कैंसल हुआ। ठीक है, शारदा एक्ट कब आया था? लाया कब गया था शारदा एक्ट? 1829, 1929। अब बताओ कितना? 1829 कि 1929? 1929। ठीक है, 2006 को कैंसल आउट हुआ। ठीक है, फिर अपन लोग जुलाई 2007 में क्या लिए? इसको लागू किए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है पूछा गया है? अ बेटर फॉर चिल्ड्रंस स्टडी, म्यूचुअल एडजस्टमेंट, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऑल ऑफ देम। क्या हो जाएगा? संयुक्त परिवार में आपको बच्चों का बेहतर अध्ययन देखने को मिलेगा, आपसी समायोजन देखने को मिलेगा, और यूनिटी एंड डिसिप्लिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो 127 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? जो प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है आप लोगों से, इसका पहला है कि सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन, या स्वमूल्यांकन। चलो बताओ, किया सबके सब प्रोजेक्ट बनाए हो? तो जब प्रोजेक्ट वर्क करते थे तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? क्या थ्योरी टीचिंग था, कि प्रैक्टिकल टीचिंग था, कि कैपेसिटी असेसमेंट, कि सेल्फ इवैल्यूएशन? ठीक है, तो क्या क्या था? प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सैद्धांतिक तो नहीं था। ठीक, कैपेसिटी असेसमेंट भी नहीं होगा, सेल्फ भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल टीचिंग। उसी समय कराते थे प्रोजेक्ट, है ना, जब प्रैक्टिकल टीचिंग कराया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर लर्निंग, कि भाई सीखने में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो क्या ज्ञानदाता होना चाहिए? क्या नहीं। मार्गदर्शक होना चाहिए? क्या यस। कि प्रेरक होना चाहिए? कि सुविधादाता? चलो ये बताओ, सीखने में पूछा गया। चलो, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सुविधा। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो ये पहली से 5वीं वाला है। ठीक है, तो उसके आधार पर बताना है। ठीक है, सब होते नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्ञानदाता क्या काम का है ना, तो भाई 5वीं तक के लिए। ठीक है, तो सुविधादाता होना चाहिए कि मार्गदर्शक होना चाहिए कि मोटिवेटर होना चाहिए? और
अगर मैं बोलूँ सुविधादाता होना चाहिए, वो भी हो सकता है। क्या हो जाएगा तो? गाइडेड, मार्गदर्शक होगा कि सुविधादाता? क्या होगा? मार्गदर्शक। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में ना सुविधादाता भी होगा और क्वेश्चन विलोपित कर दिए गए थे। ठीक है, डिलीट कर दिया गया, तो दोनों हो सकता है, सुविधादाता भी हो सकता है और मार्गदर्शक। ठीक है, लेकिन सबसे बेटर है सुविधादाता। ठीक है, बेटर क्यों? क्योंकि सीखने में अगर वो फैसिलिटेटर की तरह या प्रोवाइडर की तरह काम करेगा तो ज़्यादा बेटर है, गाइड करने से नहीं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित हो गया है, दोनों हो सकता है, मार्गदर्शक भी हो सकता है और सुविधादाता भी हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? चलिए, ऑप्शन ए शिक्षा की कमी नहीं है, नशा संबंधी पदार्थों का खुलेआम बिक्री, पाश्चात्य संस्कृति या नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ दिस सेपरेट ऑफ इम्प्रिंट इन सोसाइटी इंटरपेरेंस। चलिए, शिक्षा की कमी है कि भाई ओपन सेल ऑफ इंटरपेरेंस मटेरियल्स या मॉडर्न कल्चर या डेडिकेशन सेंटर, ये जो सॉरी, ठीक है, इस नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है, तो क्या है? नहीं है बोल रहे हैं ना, क्या होगा? शिक्षा की कमी क्या समाज में नशाखोरी फैलने का कारण है? तो है। नशा संबंधी पदार्थ की खुलेआम बिक्री है, पाश्चात्य संस्कृति है, तो नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि ये नशा मुक्ति केंद्र ना इसके अगेंस्ट में कार्य करता है, बढ़ावा देने के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार के आप, हाँ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके पर्यावरण सेक्शंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। कल से अपन लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि यूनिट 1 से यूनिट 5 में किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। हालांकि हमारा यूनिट 6, 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि पेपर में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हालांकि आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, मतलब लगभग आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, जो पैडागॉजी वाला क्वेश्चन था उसको भी अपन लोग कर लेंगे कुछ क्लासों में। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़। अगली क्लास से मिलते हैं जहाँ पे अपन लोग पढ़ेंगे क्या? केमिस्ट्री।